सब लोग आए नहीं अभी तक, 7 लोग कम है। सर अभी 33 लोग हैं सर, 5 मिनट तक आप स्टार्ट कर लें, 9:40 तक। Okay, let's start यार, it's okay, I'm starting. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोगों ने let's just quickly revise zygomatic complex fracture। 5 तक बच्चे आएंगे तब तक फिर हम लोग इसको फर्दर कंटिन्यू कर लेंगे। zygomatic complex fracture due to the prominence of the cheeks is a very common fracture. In some of the literature it is known that it is the second most common fracture after nasal bone fracture. Discuss आपकी आवाज कम आ रही है। okay, सबको कम आ रही है, यही बेहतर हुई है हुई। ये सब बेहतर हुई है। ओके, इसका जो मेजर आर्टिकुलेशंस है ना, वो है मैक्सिला के साथ, फ्रंटल बोन के साथ, टेम्पोरल बोन के साथ, एंड एक और किसके साथ थी, कोई बताएगा? स्फिनोइड स्फिनोइड के साथ। ठीक हो गया। ये थी 4 आर्टिकुलेशंस ग्रेटर विंग ऑफ स्फिनोइड के साथ। इसके अंदर से नर्व्स भी पास होती हैं जी, इसके ऊपर मसल्स भी अटैच होते हैं, मैस्टिकेशन के भी एंड फेशियल एक्सप्रेशन के भी। एंड इन मसल्स का रोल एक और होता है जो मैंडिबल में भी हमने पढ़ा था, वो क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फ्रैक्चर। अगर फ्रैक्चर होगा तो द मसल bellies will tend to pull the fracture in their direction of origin. Whitnell's tubercle पढ़ा था। एक छोटी सी बोनी एलिवेशन है 5 mm की behind the lateral orbital rim and it is responsible for the attachment of the ligament of Lockwood, suspensory ligament of Lockwood, which is actually the ligament which suspends the eyeball and is responsible for displacement of the eyeball in the or into the orbital floor when there is an orbital floor fracture. कॉमन फ्रैक्चर साइट्स तुम लोगों ने पढ़ ली थी, ठीक है। ये साइन एंड सिम्टम्स। पेरीऑर्बिटल एक्यूमोसिस, पेरीऑर्बिटल एक्यूमोसिस ऐसा करो, मुझे बताओ मलिहा, मुझे बताओ ये पेरीऑर्बिटल एक्यूमोसिस ज़ाइगोमैटिक फ्रैक्चर में क्यों होगी? जी सर, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम जी मलिहा, पेरीऑर्बिटल एक्यूमोसिस या एडिमा क्यों होगा ज़ाइगोमैटिक कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर में? आंख के पास क्यों होगा? क्योंकि सर ये एरिया बहुत प्रोमिनेंट होता है, ज़ाइगोमैटिक एरिया। तो सर आई एरिया और इन्फेक्शन के चांसेस भी होते हैं, ऑर्बिटल फ्लोर होता है तो फ्रैक्चर के चांसेस वहाँ ज़्यादा होते हैं। लेकिन तो इसीलिए कि क्यों, मतलब ये देखो ना, ये इस पेशेंट की अगर आप लोग को नजर आ रहा है तो ये जो आईलिड है, ये देखो, ये सिर्फ इसकी डिस्ट्रीब्यूशन तक रेड हुआ है, बाकी नीचे नहीं कोई ब्लड, सिर्फ इस जगह पे। ये देखो, ये देखो एग्जैक्टली आई, जब जब आंख पे मुक्का पड़ता है किसी को, उसकी आंख पूरी ऐसे पर्पल की हो जाती है। ये आगे यहाँ तक ब्लड सर सर ब्लड ऑर्बिटल फ्लोर है, वो ब्लड वेसल्स सर बहुत प्रोमिनेंट होती हैं यहाँ पे। नो, किसी के पास है जवाब इसका? सर ऑर्बिटल फ्लोर डैमेज हुआ था। ऑर्बिटल फ्लोर डैमेज हो जाता है टर्बो क्लॉट पर। सिर्फ लेट्स से फ्लोर ना भी हो डैमेज, फिर भी देखो ना, आपने देख सर लूज स्पेस अवेलेबल है, ब्लड एक्यूमुलेट कर जाता है। हाँ एग्जैक्टली, यस। हर बंदे को आंख पे मुक्का पड़ता है, उसका फ्लोर नहीं टूटता, लेकिन देखो आंख इर्द गिर्द से ब्लैक आई आराम से हो जाती है। दैट इज बिकॉज जब भी ब्लीडिंग होती है ना, तो ब्लड क्योंकि लिक्विड है ना, इट विल मूव इनटू अ स्पेस जहाँ पे इसको लूज स्पेस मिलेगा, जहाँ पे स्किन टाइट होगी। ये वाली जो स्किन है ना, चीक वाली, इट इज वेरी टाइटली एडहेरेंट टू द अंडरलाइंग फेशियल मसल्स। इसके नीचे कोई मसल नहीं है, इस आईलिड के नीचे। इसके अंदर लूज फैट का टिश्यू है, लूज फैट है इसके अंदर, तो सारा का सारा ब्लड यहाँ कलेक्ट हो जाएगा हमेशा।
ये मैंने आपको बताया था कि whenever there will be a break in the periosteum inside the orbital walls, any wall, तो ये सब कंजक्टाइवल हेमरेज होगी। सब कंजक्टाइवल हेमरेज ना दो किस्म की होती है, एक होती है वन विद द पोस्टीरियर लिमिट, वन विदाउट अ पोस्टीरियर लिमिट। ठीक है, इस पेशेंट की बताओ पोस्टीरियर लिमिट कोई है? नो, देयर इज नो पोस्टीरियर लिमिट। ये पूरी की पूरी रेड हुई है। अगर पोस्टीरियर लिमिट वाला हो ना तो उसमें एक ऐसे लाइन होगी इस तरीके से, पीछे से आंख वाइट होगी। ठीक है, और वो उसकी वजह ये होती है कि पोस्टीरियरली ज़्यादा पेरियोस्टियम अगर इन्वॉल्व ना हो ना, बहुत पोस्टीरियर तक पेरियोस्टियम इन्वॉल्व ना हुआ हो अगर ऑर्बिटल किसी भी वॉल का, तो फिर पोस्टीरियर लिमिट, देयर इज अ पोस्टीरियर लिमिट। अगर लेकिन बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका हो तो फिर देन देयर इज नो पोस्टीरियर लिमिट। ये मैलर डिप्रेशन अब हमने पढ़ा था। ठीक है, कॉमन फाइंडिंग्स हमने और भी पढ़ी। इंट्राओरल कैसे चेक कर, इंट्राओरल जरूर चेक करना है। एकाइमोसिस मिलेगा आपको एट द मैक्सिलरी बटरस रीजन, वो बिल्कुल वैसे ही मिलेगा जैसे आपने पढ़ा होगा लीफुट 1 फ्रैक्चर में मिलता है हमको मैक्सिलरी वेस्टिब्यूल के अंदर गुएरीन्स साइन। गुएरीन्स साइन का आई होप आप लोग को पता होगा। गुएरीन साइन इज अ साइन कि एकाइमोसिस होता है वेस्टिब्यूल में इन दी ओरल कैविटी। लेस कॉमन फाइंडिंग्स भी हमने डिस्कस कर ली थी कि एनोप्थेल्मस हो सकता है, प्रोप्टोसिस हो सकता है, लिमिटेशन ऑफ मैंडिबुलर मूवमेंट, एनाइसोकोरिया व्हिच इज द अनइक्वल प्यूपिलरी लेवल्स, एपिस्टैक्सिस, ये सर्जिकल एम्फाइसीमा हो सकता है, एयर एंट्रैपमेंट। ठीक है, मोंगलॉइड, एंटी मोंगलॉइड स्लैंट, नाइट एंड नॉर्थ पढ़ लिया था हमने सारा क्लासिफिकेशन। चलो नाइट एंड नॉर्थ एक दफा फिर से जल्दी से बताता हूँ। अनडिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर्स हैं, आर्च ओनली फ्रैक्चर्स, अनरोटेटेड बॉडी फ्रैक्चर, रोटेटेड medially rotated body fractures, laterally rotated body fractures, and complex या comminuted fractures। ठीक है, अच्छा, एग्जामिनेशन के अंदर पेशेंट अगर आ गया, सबसे पहले हिस्ट्री ले ली, उसके बाद इंस्पेक्शन, पैल्पेशन, परकशन तो इसके अंदर इतनी नहीं होगी, परकशन बिल्कुल नहीं होगी। ऑस्कल्टेशन इसके अंदर ऑस्कल्टेशन का यूज कर सकते हैं। क्रेपिटेशन चेक कर सकते हैं। फिर ऑर्बिटल ऑस्किलेशन होती है। शाबाश असद, बिल्कुल सही कह रही हो फिर तुम भी कि क्रेपिटेशन चेक कर सकते हैं। प्लस ये भी कर सकते हैं कि पेशेंट की माउथ ओपनिंग बिल्कुल नहीं हो, अगर हो रही है, पेशेंट की साइड टू साइड मूवमेंट बिल्कुल नहीं हो रही, तो आप लोग ये कर सकते हैं कि जाइगोमेटिक आर्च वाले एरिया पे जाके ना, अगर आप अपने स्टेथ की बेल लगा के सुनेंगे ना, तो मे बी यू विल गेट अ ग्रेटिंग साउंड। ग्रेटिंग साउंड क्या होती है? बोन टू बोन कांटेक्ट हो ना, ऐसे ऐसे करके आवाज आएगी। ठीक है, ये बोन टू बोन साउंड होती है कि कोरोनॉइड प्रोसेस जो है ना वो नीचे से आर्च को टच कर रहा है, इसलिए साइड टू साइड मूवमेंट नहीं हो रही। ठीक है, आई एग्जामिनेशन ना बड़ा डिटेल में करना है, और उसकी वजह क्या है जी? उसकी वजह ये है कि आई के डैमेज के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। बहुत ऑब्वियस साइंस भी हो सकते हैं आई डैमेज के, और हिडन कुछ होते हैं। पोस्ट डक्शन टेस्ट हमने किया था जी, कि पहले डक्शन टेस्ट करेंगे, नॉर्मल पेशेंट को बोलेंगे आई मूव करे इन ऑल डायरेक्शंस, and then we will do a forced duction test if there is limitation to superior gaze to see if there is inferior rectus entrapment or periorbital fat entrapment। ठीक है, डिप्लोपिया मोनोकुलर, बाइनोकुलर हो सकता है। मोनोकुलर याद है हमने पढ़ा था कि is usually caused by hemorrhage within the anterior chamber or detached lens या nerve injury। Binocular is actually by edema or muscle entrapment in the floor or fat entrapment। ठीक है, क्रेनियल नर्व सारी एग्जामिन करनी है, सारी रिलेटेड। ये बताएगा यार मुझे कोई कि इसके अंदर फेशियल नर्व को करेंगे एग्जामिन, फेशियल नर्व उसमें चांसेस है इफेक्ट होने के? सर सर हैं सर है टेम्पोरल, सर, हो सकता है टेम्पोरल और उसकी आई टेम्पोरल थिंक और जाइगोमेटिक ब्रांच, शाबाश, वेरी गुड असद है नाम ना, जाइगोमेटिक और फेशियल। बिल्कुल सही कह रहे हो। ये डैमेज होने के, डायरेक्ट होने के चांसेस है ना, डायरेक्टली जहाँ से वो पास कर रही है उसको डायरेक्टली फेशियल नर्व वहाँ से डैमेज हो सकती है। ठीक है,
एंड इसके अंदर जो है ना, जो जाइगोमेटिक ब्रांच है ना, उसका बड़ा इशू है। अगर वो डैमेज हो जाती है तो देयर विल बी लैग ऑफ थैलमस। लैग ऑफ थैलमस इज अनएबल, द पेशेंट इज अनएबल टू क्लोज द आई, ठीक है। और अगर आई क्लोज नहीं होगी तो फिर क्या होगा, आई ड्राई हो जाएगी, और फिर आई ड्राई होगी तो केराटिटिस स्टार्ट हो जाएगा। इट कैन एक्चुअली लीड टू ब्लाइंडनेस, ठीक है। तो ये बाकी की सारी ये नर्व बड़े ज़रूरी है चेक करना, जो when you're examining a patient with a zygomatic complex fracture। अच्छा, फिर एक चीज होती है जी सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर सिंड्रोम, ठीक है। सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर के अंदर से ना ये स्ट्रक्चर्स पास कर रहे होते हैं, मोटे मोटे स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, ये होते हैं, ठीक है। C2 V2 पास कर रही होती है ट्राइजेमिनल की। इंफ्रा ऑर्बिटल पैरेस्थीजिया, इंफ्रा ऑर्बिटल जो एरिया है, इसके अलावा इसके अंदर से ना नेजल फ्रंटल जो है ब्रांचेस V2 की ट्राइजेमिनल की, जो सप्लाई करती हैं फोरहेड को और स्कैल्प एरिया को, ये वाली भी पास कर रही होती है, ठीक है। तो सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर सिंड्रोम इज बेसिकली सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर के ऊपर कोई हेमाटोमा या एडीमा हो जाए, या डायरेक्टली वहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लंट इंजरी, कोई फॉरेन बॉडी आके वहाँ पे नर्व्स को इम्पिंज कर रही हो, तो पेशेंट के अंदर वेरिइंग डिग्रीज ऑफ साइंस आते हैं, ठीक है। ये C2 भी इफेक्ट होती है, C3 क्रेनिलर 2, 3, 4, 6, ये चारों इफेक्ट होती हैं अलॉन्ग विद 5, ठीक है। तो दैट विल वो एडिमा की वजह से भी हो सकता है, डायरेक्ट इंजरी टू द नर्व को भी हो सकता है, ठीक है। पेशेंट का टोसिस हो जाएगा, पेशेंट की बेसिक जो एलिवेशन ऑफ अपर आईलिड वो भी इफेक्ट हो जाएगी। पेशेंट का टोसिस होगा, पेशेंट का ऑफ्थैल्मोप्लीजिया होगा। ऑफ्थैल्मोप्लीजिया क्या होता है? आई मूवमेंट जो है वो पैरालिसिस ऑफ मसल्स पैरालिसिस हो जाएगा। आइज के। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, पैरालिसिस हो जाएगा मसल्स का, ठीक है। एंड इसके अलावा अच्छा, ये तो हो गया सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर सिंड्रोम। फिर एक होता है ऑप्टिक नर्व सिंड्रोम। ऑप्टिक नर्व सिंड्रोम इज बेसिकली सेम आइडिया है, एडिमा डायरेक्ट इंजरी, लेकिन ऑप्टिक फोरामेन के ऊपर इंजरी आए अगर, ठीक है, तो उसकी वजह से विजन के मसले होंगे। मैंने आपको बताया था रेट्रोबल्बल हेमरेज कैन कॉज ऑप्टिक नर्व सिंड्रोम, ठीक है। अब इसकी ना रेडियोलॉजी पे आते हैं। अच्छा यार, ये अभी तक सिर्फ 42 बच्चे आए हैं, काफ़ी सारे बच्चे इस टाइम पर नहीं आए। साद, क्या सीन है इन बच्चों का? लेट मी सी कौन कौन नहीं आया। कुछ बच्चे नहीं है जी, क्यों नहीं है? ओके, लेट्स गिव देम 5 मोर मिनट्स, उसके बाद फिर देखते हैं। रेडियोग्राफ के अंदर सबसे पहले आएगा वाटर्स व्यू। वाटर्स व्यू इज बेसिकली अ 27 डिग्री OM व्यू। ये याद रखना, तुम लोगों से वाइवा में पूछ सकते हैं, एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर आएगा। ज़ाइगोमेटिक कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर का सिनेरियो होगा और लिखा होगा हाउ विल यू मैनेज दिस पेशेंट। उसके अंदर तुम लोग जब हिस्ट्री क्लिनिकल एग्जाम लिखोगे ना, तो रेडियोलॉजी आएगा, उसके अंदर यू विल हैव टू राइट वाटर्स व्यू, ब्रैकेट में लिखोगे। वाटर्स व्यू के दो और नाम है, एक है पैरानेजल साइनस व्यू, बट ये पुराना नाम है, ये ज़्यादा अब यूज़ नहीं किया जाता। PNS कहते थे इसको। आजकल भी आप किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाएंगे ना, वाटर्स व्यू बोलेंगे उनको समझ नहीं आएगा, PNS बोलेंगे तो उनको समझ आएगा। तो इसका एक और नाम है OM 27 डिग्री। OM मतलब ऑक्सीपिटोमेंटल व्यू, ठीक है। तो तुम लोग को व्यू की समझ आ रही है? देखो जाइगोमा को अगर बिल्कुल डायरेक्टली, अच्छा चलो सारे व्यूज पढ़ते हैं, फिर मैं तुम लोग को एक एक करके सारा व्यूज दिखाता हूँ, ठीक है। Caldwell view, it's a PA projection with the face at a 15 degree angle to the cassette। तो बेसिकली ये पोस्टरो एंटीरियर व्यू है। Caldwell व्यू, वाटर व्यू 27 डिग्री है ना, ये 15 डिग्री है, इन दोनों में बस ये फर्क है, ओके। सब मेंटो वर्टेक्स व्यू है, ठीक है, सब मेंटो वर्टेक्स एज द नेम इंडिकेट्स, ठीक है। इट इज बेसिकली अ जग हैंडल व्यू। वो क्यों है मैं बताता हूँ आपको, जग हैंडल व्यू क्यों कहते हैं। AP व्यू है, मतलब एंट्रो पोस्टीरियर व्यू।
एंड ऑब्वियसली सीटी स्कैन है। सीटी स्कैन के अंदर बहुत ज़रूरी है कि यू नीड टू हैव ऑल 3 sections, all 3 cuts with 3 to 5 mm sections, इनके दरमियान डिस्टेंस होना चाहिए। ये कोई मुझे बता सकता है ये क्या है 3 to 5 mm कट्स, इसका क्या मतलब है? सर 3 से 5 mm के बाद पिक्चर्स जो हैं वो ले रहे होते हैं हर कट 3 to सेक्शन 5 के बीच mm के 5 mm। यस एग्जैक्टली। देखो टोमोग्राफी जो होती है ना, जो भी रेडियोलॉजी में, वो होती है बॉडी को डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड कर देना। जैसे आई के लेवल पे, फिर नीचे नोज के लेवल पे, फिर नीचे लिप्स के लेवल पे, फिर नीचे चिन के लेवल पे। तो ये जो 4 मैंने सेक्शंस बताए ना, इनमें अब बिल्कुल 3 mm 5 mm छोटे छोटे आ जाएंगे ना, जब डिस्टेंस कम हो जाएगा उसे कहते हैं 3 mm का सेक्शन है, 5 mm का सेक्शन है। अब ये पोस्टरो एंटीरियर प्रोजेक्शन है। इसका क्या मतलब है कि पीछे से ऑक्सीपिटल एरिया की तरफ से एक्सरे सोर्स आएगा, ठीक है, एंड पेशेंट की जो चिन है ना, वो ऐसे ऊपर की तरफ पेशेंट ने मूव किया होगा अपना मुंह, जैसे देखो आप लोगों को नजर आ रहा है ये, ठीक है। पेशेंट की चिन आगे लगी होगी फिल्म के साथ और पीछे से आ रहा होगा। अब ये देखो मैं आपको बताता हूँ क्या सीन है। अगर एक्सरे करोगे तुम लोग, लेट्स से दिस इज द एपी व्यू, ठीक है। अब ये फ्रैक्चर हो गया, ठीक है। इफ आई एक्सपोज द फ्रैक्चर, तो हो सकता है मुझे ये फ्रैक्चर लाइन नजर ना आए इस व्यू के अंदर। क्यों? 3D सर ये 3D नहीं है 2D सर। है कवर हो सर, जाती है ये सर। 2D है। सर जो आगे की मतलब बोन होगी उसको कवर कर लेगी व्यू को। एक्चुअली साथ तुम सही कह रहे हो। द राइट आंसर इज सर बिकॉज देयर विल बी ओवरलैप ऑफ द स्कल। ओवरलैप है। देयरली पोस्टीरियरली इतना ओवरलैप आएगा, पीछे तो बोन नहीं टूटी ना, तो शायद नजर सही ना आए। ये वाला एरिया तो बिल्कुल नजर नहीं आएगा। ये इंफ्राऑर्बिटल रिम वाला एरिया, ये तो फिर शायद नजर आ जाएगा कि छोटा सा अलग से बोन है, शायद नजर आ जाए। ये बिल्कुल नजर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इसके पीछे पूरी स्कल बेस है, पीछे तक स्कल बेस इतनी मोटी, इतने ज्यादा स्ट्रक्चर्स होते हैं उसके अंदर कि वी वोंट बी एबल टू सी वेरी एक्यूरेटली, ठीक है। तो इसके लिए क्या किया जाता है, थोड़े से एंगल पे ना मुंह ऊपर करवा के पेशेंट का इस तरीके से फायर किया जाता है। अब इसके अंदर इट्स नॉट अ वेरी गुड, अभी देखो नॉर्मल रेडियोलॉजी है ना, इसके अंदर आप लोगों को बहुत शानदार नजर नहीं आएगा, चीजें बहुत अच्छी नजर नहीं आएंगी, सीटी पे नजर आएंगी। लेकिन फिर भी इसके ऊपर अगर आप इफ यू नोटिस, ये लेफ्ट फ्रंटोजाइगोमेटिक एरिया पे ये नजर आ रहा है आप लोगों को, ये हल्का सा एक लाइन गुजर रही है इस तरफ से, दिस इज अ फ्रंटोजाइगोमेटिक वाले एरिया पे फ्रैक्चर है, ठीक है। लेफ्ट साइड पे जो जाइगोमेटिक जो है ना बटरस एरिया, इस जगह पे हल्की सी लाइन नजर आ रही है। इट्स नॉट अ वेरी गुड व्यू। आप लोगों को आगे अच्छे व्यूज और मैं दिखाता हूँ, अच्छे एक्सरेज और दिखाता हूँ। सब मेंटो वर्टेक्स, एज द नेम इंडिकेट्स, नीचे से मेंटल यानी कि चिन के नीचे से फायर किया जाता है। और ये दिस इज डन टू सी दीज जग हैंडल्स। ये जो जाइगोमेटिक आर्च है ना, इस व्यू को इसलिए कहा जाता है कि ये नीचे से लग रहा है जैसे जग ये है, उसके 2 हैंडल्स हैं। और हम ये फिर नोट करते हैं इसके अंदर, ये देखो इस जगह पे फ्रैक्चर है, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे। तो क्या हुआ है, आर्च देखो टूट के अंदर गई हुई है, ठीक है। तो जब भी याद रखना जाइगोमेटिक आर्च का फ्रैक्चर होगा तो वी विल डू सब मेंटो वर्टेक्स जग हैंडल व्यू। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है आप लोगों के यूएचएस का, ठीक है। सब मेंटो वर्टेक्स फॉर जाइगोमेटिक आर्च फ्रैक्चर। सर इसका जरा वापस बता सकते हैं ये एग्जैक्टली किस सेक्शन से व्यू है सबमेंटो वर्टेक्स का? ओके देखो, पेशेंट लेटा हुआ है और एक्सरे की जो एक्सरे फायर किया गया ना, वो पेशेंट की चिन के नीचे से किया गया फायर, ठीक है। तो हमें नजर क्या आ रहा है, बेसिकली सब मेंटो वर्टेक्स। सो मेंटल से लेके वर्टेक्स तक एक्सरेज जा रही है, ये हम नीचे से देख रहे हैं। ये देखो ये पैलेट है पेशेंट का, ये हमें नजर आ रहा है पेशेंट की। ईमान समझ आई? जी सर आगे। ओके, तो दिस इज अ मेंटो वर्टेक्स व्यू, नीचे से ऊपर की तरफ सर फायर। ये वर्टेक्स क्या है सर? वर्टेक्स होता है स्कल का टॉप, स्कल का जो रूफ होता है, दैट इज कॉल्ड द वर्टेक्स। ओके, ओके ठीक है। कहीं एनाटॉमी फर्स्ट ईयर में तो नहीं पढ़ी हुई तुमने? एपी, इससे भूल गया। हाँ एपी व्यू करा लेंगे। अच्छा, एपी व्यू इज नॉट वेरी पॉपुलर इन जाइगोमा, बट यू कैन डू इट इफ
कोई एक्सरे अवेलेबल नहीं है, तो यू कैन डू एपी व्यू। एग्जाम में तुम लोग एंड पे जाके एपी व्यू लिख देना, इससे कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है। बट एपी व्यूज आर नॉर्मली नॉट डन। नॉर्मली वाटर्स व्यू किया जाता है, और अगर आर्च फ्रैक्चर हो तो सबमेंटल व्यू किया जाता है, सबमेंटल वर्टेक्स किया जाता है। एंड द बेस्ट व्यू इज अ सीटी स्कैन। सीटी स्कैन जो ना, अनफॉर्चुनेटली हमारे जो मुल्क में अभी तक, बिकॉज वी आर डेवलपिंग कंट्री, वी आर नॉट डूइंग सीटी स्कैन्स इन एवरी पेशेंट, बट इन द वेस्ट zygomatic complex fractures जो है ना, they have basically उनके लिए अब एक प्रोटोकॉल बन चुका हुआ है कि every zygomatic complex fractures with or without eye signs should have a CT done. बट पाकिस्तान में बिकॉज वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज, तो हम हर पेशेंट को CT नहीं करा सकते पेशेंट का, तो इसलिए थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट बात है। एनीवे हमारा जो फारूक हॉस्पिटल है, इसके अंदर एवरी पेशेंट गोज थ्रू अ CT स्कैन। हमारे पास जो प्रोटोकॉल है ना, वो है कि zygomatic complex फ्रैक्चर होगा ना, तो obviously to rule out brain injury CT scan is always done, ठीक है। तो जब वो हो रहा होता है ना, तो if एक होता है ना, एक स्किल्ड एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी का डॉक्टर जो होगा, वो देखेगा ना अगर zygomatic complex फ्रैक्चर भी है, तो वो आपको पहले कॉल कर देगा CT स्कैन से कि सर आई एम गोइंग टू डू अ CT फॉर दिस पेशेंट फॉर द ब्रेन इंजरी, यू वांट सम एक्स्ट्रा व्यूज फॉर द zygomatic complex, तो फिर यू कैन टेल the guy in the A&D accident and emergency के I want 3 to 5 mm cuts from the superior orbital rim, इस वाले एरिया से लेके up till the lower border of mandible, superior orbital rim से लेके if you ये maxillofacial एरिया के सारे फ्रैक्चर आपको यहाँ नजर आएंगे ना, सिवाय फ्रंटल के। फ्रंटल तो आने ही आने, क्योंकि वो ब्रेन का CT स्कैन कर रहा है, ठीक है। तो यू विल से कि मुझे ना वो ना सुपर ऑर्बिटल रिम से नीचे रेयरली जाते हैं, तो आप यू विल टेल देम कि सुपर ऑर्बिटल रिम से लेके बेस ऑफ द मैंडिबल तक 3 to 5 mm कट्स मुझे चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता नहीं है, ऐसे आइडियल वर्ल्ड में ऐसे होता है, बस वो आप जब जाते हैं तो CT स्कैन हो चुका होता है और उसमें सिर्फ ब्रेन और सिर्फ ये वाला फ्यूचर आपको नजर आ रहा होता है। ओके, सो CT स्कैन के अंदर एक्सियल सेक्शन ज़ाहिर है हम ज़रूर देखेंगे, हम साथ में देखेंगे कोरोनल सेक्शंस एंड 3D रिकंस्ट्रक्शन। सैजिटल का बहुत ज़्यादा रोल नहीं है इसके अंदर, बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। सैजिटल का रोल आता है व्हेन वी वांट टू सी हाउ फार पोस्टीरियर द ऑर्बिटल फ्लोर फ्रैक्चर इज, ठीक है। सैजिटल का सिर्फ वहाँ रोल आता है, तो सैजिटल इतना किया नहीं जाता। ओके, किसी को डांट पड़ रही है यार आप लोगों में से, मदर से किसी को डांट पड़ रही है फुल, और मैं बहुत खुश हूँ। ये उनमें से कोई होगा जो लेट होगा, होपफुली। मेरा काम आंटी कर रही है। ओके ओके, CT स्कैन, ये कौन सा सेक्शन है यार, बोल ही जाओ, सब लोग प्लीज बताएं, कौन बताएगा ये कौन सा सेक्शन है? कोरोना एक्सियल नहीं, सर ये सैजिटल, वाटर व्यू। अच्छा, पहली बात तो ये CT स्कैन, ठीक है, देयर इज नो डाउट, ये तो 100% एक्सिलरी साइनस के लेवल पे है। वेरी गुड, एक्सिलरी साइनस के लेवल पे है, बट दिस इज अ सर सैजिटल है। सैजिटल है और एक्सियल सर कोरोना ये वर्टेक्स ट्रांसवर्स ट्रांसफर सर। यार एक्सियल कुछ लोगों ने बोला है और उनको चाहिए वो बार बार कॉन्फिडेंस के साथ बार बार जोर जोर से बोले सर एक्सियल एक्सियल सर एक्सियल। सर मैंने पहले एक्सियल ही बोला था। ठीक है, गुड। एक्सियल जो है ना सेक्शन, ये अगर आप लोग देखें कि मैक्सिलरी साइनस के लेवल पे एक्सियल सेक्शन है, एंड दिस इज अ मीडियली डिस्प्लेस्ड zygomatic कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर। कौन सी क्लास होगी नाइट एंड नॉर्थ की? सर सर क्लास 4। क्लास 4, यस, ये क्लास 4 है zygomatic कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर। इफ यू नोटिस इस मैक्सिलरी साइनस के अंदर बिल्कुल ठीक है, इसका देखो ये जाइगोमा इसके ऊपर जा रहा है, ये मैक्सिलरी बोन है इसके ऊपर, ये पीछे की तरफ ये जाइगोमेटिक आर्च है, ठीक है, जबरदस्त काम है सारा। यहाँ पे देखो ये टूट के अंदर आया हुआ है, थोड़ी सी एरिया की, बाकी सारा का सारा ये ब्लड है अंदर जमा हुआ, क्योंकि यहाँ से जैसी बोन टूटी है सारा ब्लड साइनस के अंदर भर गया। और ये देखे एक साइड भी नोज की
डिविएट हो गई है, इतना ज़्यादा मीडियली डिस्प्लेस है, दिस इज़ अ वेरी हाई एनर्जी फ्रैक्चर। इस फ्रैक्चर को जब डील करेंगे ना तो ये बहुत इट विल बी डिफिकल्ट टू ट्रीट, बिकॉज इसके अंदर आपको पूरा ज़ाइगोमा, आपको फेशियल कंटूर तो बनाना पड़ेगा फेस का, साथ में आपको पूरा साइनस साफ करना पड़ेगा अच्छी तरीके से, एंड देन यू विल हैव टू रिड्यूस दिस फ्रैक्चर बैक इनटू दिस स्पेस। अब देखो ये तो सीटी स्कैन है, हमें एग्जैक्टली पता चल गया भाई ये यहाँ तक है, लेकिन इंटर ऑपरेटिवली इट विल बी डिफिकल्ट कि आप एग्जैक्टली यहीं इस स्पॉट पे ला के इसको फिक्स करें, तो दैट विल रिक्वायर सम स्किल। अच्छा ये है जी कोरोनल सेक्शन, इसके अंदर मैंने आपको बताया था, ये देखें ये यहाँ पे हमको नजर आ रहा है ऑर्बिटल फ्लोर फ्रैक्चर नजर आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। आगे जाके मैं आपको दिखाऊंगा टीयर ड्रॉप साइन क्या होता है, बट दिस इज अ ऑर्बिटल फ्लोर फ्रैक्चर, ओके। अगेन एक्सियल सेक्शन, ठीक है। एक्सियल सेक्शन के अंदर अब इसके अंदर मुझे को बताएगा पॉजिटिव फाइंडिंग। सर फ्रैक्चर इन द राइट साइड पे फ्रैक्चर है, ज़ाइगोमेटिक आर्च का फ्रैक्चर है। Zygomatic arch. ये देखो ये आर्च Right side पे. Sir, there's also pooling of blood क्योंकि जो left sinus है वो shrinked a little. ये So जो सही कह रही हो बिल्कुल नादिया, इसके अंदर ब्लड सही कह रही हो। इसके अंदर पॉजिटिव फाइंडिंग बताएगा मुझे कोई? zygomatic arch fracture right पे एग्जैक्टली साथ सही कह रहे हो, ज़ाइगोमेटिक आर्च फ्रैक्चर है, बिल्कुल सही कह रहे हो, आर्च फ्रैक्चर हुआ है यहाँ पे। 3D रिकंस्ट्रक्शन अगर आप करवाएंगे इट्स नॉट अ वेरी गुड व्यू, लेकिन 3D रिकंस्ट्रक्शन में आपको और भी चीजें सारी नजर आ जाएंगी। अच्छा अब यार ये बताओ कि व्हेन विल यू डिसाइड कि वी हैव टू डू सर्जरी। मैंने आप लोग को बताया था लास्ट टाइम कि क्रिकेटर था अहमद शहजाद, ही गॉट अ फ्रैक्चर, केम बैक टू पाकिस्तान फ्रैक्चर एक्चुअली, बट ट्रीट नहीं किया गया था। तो व्हाट सर आपकी आवाज कट रही है। आवाज आ रही है? इससे लेकिन बीच में ब्रेक हो रही है बार बार। ओके वेट वेट, सही आ रही है आवाज? सर अभी सही आ रही है। सर अभी आ रही है। ओके मुझे बता दो, जब भी कोई बात समझ नहीं आती स्टॉप मी, आई विल रिपीट। इंडिकेशंस फॉर सर्जरी क्या होती हैं किसी भी सर्जरी? जी जी बोलो। एक्सटेंट पे डिपेंड करेगा फ्रैक्चर की, डिस्प्लेस्ड होता है या नॉन डिस्प्लेस्ड हो। ठीक है ओके, हाउ व्हाट विल बी द कट ऑफ पॉइंट? आमना नहीं, आमना व्हाट विल बी द कट ऑफ पॉइंट के इतना डिस्प्लेस्ड होगा तो हम करेंगे और इतना होगा तो नहीं करेंगे? दैट विल बी डिफिकल्ट टू डू, नो? ये कट ऑफ लिमिट बनाना कोई इसी के लिए सर सीटी स्कैन पे हमें पता लग जाएगा कि अनफेवरेबल फ्रैक्चर है तो हम ऑब्वियसली सर्जरी की तरफ जाएंगे। अगर फेवरेबल फ्रैक्चर होगा तो हम उसमें मतलब क्लोज रिडक्शन की भी कर सकते हैं। सर अगर विजन कॉम्प्रोमाइज हो या अगर ऑर्बिटल फ्लोर डिस्टर्ब किया हो तो ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। आप लोग और अगर इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व का जो फंक्शन है डिसफंक्शन हो। शाबाश नादिया, वेरी गुड, सही कह रही हो तुम। आप लोगों ने सारी इंडिकेशंस बिल्कुल ठीक बता दी हैं, बट दो मेजर प्रिंसिपल्स प्लीज आप सब लोग ध्यान से सुने और याद रखें। दो मेजर प्रिंसिपल्स होते हैं इंडिकेशंस फॉर ऑलवेज इंक्लूड इफ देयर इज एनी एस्थेटिक प्रॉब्लम और इफ देयर इज अ फंक्शनल डिबिलिटेशन टू द पेशेंट। अगर फंक्शनल प्रॉब्लम हो तो सर्जरी करें, वरना ना करें, चाहे फ्रैक्चर थोड़ा सा डिस्प्लेस्ड क्यों ना हो। एक्सरे कराया और आपको स्लाइटली डिस्प्लेस्ड लग रहा है फ्रैक्चर एक्सरे के ऊपर, ठीक है, बट सॉरी सर आपकी आवाज बार बार डिस्टॉर्ट हो रही है बीच में। ये सर फर्स्ट पॉइंट मिस हो गया था। क्या करें, इसको रीस्टार्ट करें दोबारा? सर अब ठीक हो गया। सर अब ठीक है। ओके देखो, जब भी सर्जरी करनी है ना, यू हैव टू सी वेदर एस्थेटिक कोई प्रॉब्लम है या नहीं, एंड देन यू हैव टू सी कि फंक्शनल प्रॉब्लम है या नहीं। अगर ये दोनों प्रॉब्लम्स नहीं है तो चाहे छोटा मोटा फ्रैक्चर हो भी ना तो इट कैन बी ट्रीटेड कंजर्वेटिवली। हाउ?
the fracture segments are not moving, if it is slightly displaced, it is not causing any alteration in the facial contour or any functional limitation, कोई भी नहीं कर रहा, so what we can do is we can ask the patient to be on soft diet for a few days. We can give the patient antibiotics, we can painkillers, and सर्जरी का जो है ना एक जो नंबर है, मैंने बहुत बड़ा जो लिटरेचर में बहुत बड़ा नंबर पढ़ा था नंबर ऑफ केसेस का, वो ये था कि अराउंड 30% zygomatic complex fractures do not require any intervention. ठीक है, 30% सर्जरी वगैरह नहीं करते, सिर्फ सॉफ्ट डाइट के साथ ट्रीट कर रहे होते हैं. बट इफ देयर आर आई साइंस हो तो जाहिर है एस्थेटिक या फंक्शनल प्रॉब्लम होगी ना, तो फिर हम सर्जरी करेंगे, जरूर करेंगे. ऑल्ट्रेशन इन फेशियल कंटूर होगा, एस्थेटिक प्रॉब्लम है. ग्लोब डिस्प्लेसमेंट है, एनोफ्थैल्मस एक्सोफ्थैल्मस, ये दोनों एस्थेटिक प्रॉब्लम्स है. डिप्लोपिया फंक्शनल प्रॉब्लम है. मसल फैट नर्व इंट्रैपमेंट फंक्शनल प्रॉब्लम है. मैकेनिकल रिस्ट्रिक्शन ऑफ मैंडिबुलर मूवमेंट फंक्शनल प्रॉब्लम है. तो हम लोग सर्जरी करेंगे. अच्छा, टाइमिंग ऑफ सर्जरी क्या होगी, कोई बता सकता है? टाइमिंग मतलब सर्जरी, व्हेन इज द बेस्ट टाइम टू डू सर्जरी? Sir, it's supposed to be within 3 to 5 days, maximum 1 week. So, like इससे ज़्यादा डिले नहीं कर सकते. ठीक है, इसके अलावा और कोई बता सकता है? नादिया, तुम जो कह रही हो ना मैंडिबल में, तो ये बिल्कुल ठीक है, बट zygomatic complex fractures में there is a catch, एक डिफरेंट बात. बताओ. Okay. सर zygomatic फ्रैक्चर में तो मतलब आई साइंस वाला जो एक पॉसिबिलिटी होती है, तो मतलब वो गोल्डन आवर कॉन्सेप्ट के थ्रू हम जाएंगे. मैं आपको बताता हूँ, इट्स ओके. टाइमिंग सर्जरी की ये होती है, either you do the surgery in the first 12 hours, 12 to 24 hours, कुछ बुक्स में 24 लिखा हुआ है, but 12 hours ज़्यादा ideal. Either you do surgery in the first 12 to 24 hours or you wait for 14 days, for 2 weeks, then you do. मैं बताता हूँ क्यों. अच्छा, को बता सकता है क्यों? या तो करो पहले 24 घंटे में या करो 14 दिन बाद, ऐसा क्यों? साइनसेस होते हैं, साइनसेस होने की वजह से अगर इन्फेक्शन जो है वो उस पे क्या नाम है, अगर साइनसेस 424 आवर्स के अंदर हम लोग मैनेज कर लेंगे तो हो जाएगा, वरना वो 2 हफ्ते तक प्रोफाइलैक्सिस ड्रग्स वगैरह देनी पड़ती हैं वो इन्फेक्शन को क्योर करने के लिए. इस वजह से सर मैं गैस कर सकती हूँ? जी जी, सब बोले, फिर मैं एक दफा सबका जवाब दूंगा. सर मुझे लगता है कि तब तक जो एडेमा है तो शायद वो जो एडेमा है तो ऐसा कम हो जाए अगर हम डिले करें for like 2 weeks, or and if there is no any cranial complications. So I'm not. सर जो नर्व इंजरीज है हम उसको रिपेयर होने का टाइम दे रहे हैं. ओके, ठीक है, चलो सही है. मैं बताता हूँ. सबसे पहले जिस बच्ची ने कहा था कि साइनस का, नहीं बेटा देखो, साइनस का इन्फेक्शन इतनी जल्दी डेवलप नहीं होता, ठीक है. ऑल्सो अगर लेट्स से इन्फेक्शन डेवलप हो भी तो हमने कहा हुआ है ना कि ऑलवेज ट्रीट इन्फेक्शन सर्जिकली देन सपोर्ट मेडिकली. तो सर्जरी तो करनी है, उसमें हम डिले नहीं करेंगे. साइनस का इन्फेक्शन अगर होगा तो बल्कि सर्जरी जल्दी करेंगे ताकि हम साइनस का इन्फेक्शन भी ट्रीट करें और फ्रैक्चर भी ट्रीट करें. जो किरत ने जवाब दिया कि नर्व इंजरीज हैं उनका वेट करेंगे, नर्व इंजरीज भी इतनी जल्दी तो ठीक नहीं होगी ना. ऑल्सो व्हाट इफ द नर्व इंजरी इज ड्यू टू द फ्रैक्चर, तो फ्रैक्चर तो फिर जल्दी ठीक करना पड़ेगा ताकि फिर नर्व इंजरी परमानेंट डैमेज ना हो. जो राइट आंसर है ना वो दिया है नादिया ने, बिल्कुल सही कहा है उसने. और उसने ये बताया जी कि एडीमा का हम वेट करेंगे. देखो फर्स्ट 12 टू 24 आवर्स में इतना एडीमा नहीं होगा पेशेंट को, स्पेशली फर्स्ट 12 आवर्स में पेशेंट का जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है अभी वो चल रहा है, तो पेशेंट का एडीमा इतना ज़्यादा नहीं होगा. तो पेशेंट अगर आएगा ना तो आपको उसकी मैलर डिप्रेशन भी नज़र आ जाएगा, आपको उसका जो एनोफ्थैल्मस है वो भी नज़र आ जाएगा अगर हो तो. लेकिन लेट्स पेशेंट आता है 4 डेज बाद, 5 डेज बाद, तो उसका इतना एडीमा हुआ होगा, पूरा फेस उसका इतना स्वेल हुआ होगा
कि आपको लगेगा कि मसला ही कोई नहीं इसको, तो टच करेंगे बोन पे तो उसको पेन होगी, लेकिन एस्थेटिकली लगेगा बिल्कुल ठीक है फेस उसका, क्योंकि तो what you will do is you will ask the patient to take high dose steroids for a few days और एंटी इन्फ्लेमेटरीज देंगे पेशेंट को। जब एडिमा सेटल डाउन हो जाएगा तब पेशेंट को बुलाएंगे एंड वी विल सी whether that patient needs surgery or not. ठीक है, so early is done, surgery performed prior to significant swelling, later after resolution of significant edema. ठीक है, okay. If possible, surgery should be performed within 7 to 14 days before healing has begun. Okay, so 14 days is the cut-off limit. 14 days से ज़्यादा लेट नहीं करना। कुछ लोग ना 14 डेज का भी वेट नहीं करते, कुछ लोग 10 डेज बाद कर देते हैं। ये इट ऑल डिपेंड्स कि पेशेंट का स्वेलिंग कितनी थी और इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स कैसा था, और उसने स्टीरॉइड्स को एंटी इन्फ्लेमेटरीज को कैसे रिस्पॉन्ड किया। हो सकता है पेशेंट 7 डेज के बाद ही बिल्कुल आप इतना ऑब्वियस हो कि नज़र आ रहा हो उसका फ्रैक्चर और आप इंडिकेटेड हो सर्जरी, तो यू विल डू इंडिकेशन। स्टेबल अनडिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर्स में बी ऑब्जर्व वीकली फॉर प्रॉपर हीलिंग। ठीक है ना, सॉफ्ट डाइट में पेशेंट को भेज देंगे एंड वी विल डू क्लोज फॉलो अप ऑफ द पेशेंट। ठीक है, अच्छा जी, सर्जिकल अप्रोचेस। अच्छा, ये बहुत इंटरेस्टिंग है यार इसकी अप्रोचेस। ठीक है, अब जब भी कोई फ्रैक्चर हो जाए, दिस इज कॉल्ड द ओपन, नहीं इसके ऊपर मत जाना ऊपर, इसकी ये स्लाइड गलत थी, ये स्लाइड गलत थी। ठीक है, जो क्लोज्ड होती है ना वो इनडायरेक्ट होती है। ठीक है, ये थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पे, इट शुड बी क्लोज्ड। ठीक है, क्लोज्ड लिखा होना चाहिए यहाँ पे, इनडायरेक्ट क्लोज्ड होती है। ये आप लोगों को ना प्रॉफ में काफी दफा ये क्वेश्चन आ चुका है, व्हाट इज गिलीज अप्रोच। गिलीज बेसिकली एक बड़े मशहूर थे प्लास्टिक सर्जन जो कि जिन्होंने हमें ये टेक्निक बताई थी, और वो टेक्निक ये थी कि अ मीडियली डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर कैन बी reduced back into position via this approach. ठीक है, ये किसी को समझ आ रही है क्या हुआ है ये? टॉर्चर डिवाइस लग रही है। सर ये पोस्टीरियरली आई बॉल को एंटीरियरली उसको किया जा रहा है और ज़ाइगोमेटिक मैक्सिलरी सुचर पे फ्रैक्चर हुआ है सर, ऑर्बिटल फ्लोर पे फ्रैक्चर हुआ है। ओके, चले मैं आप लोगों को बताता हूँ। मैं जब आपने जवाब दिए उन सब के मैं जवाब एक एक करके देता हूँ। पहली बात, आई बॉल को कुछ भी नहीं किया जा रहा यार, आई बॉल से तो बिल्कुल दूर रहना है। इफ यू टच द आई बॉल विद दिस रोज एलिवेशन डिसइंफेक्शन फोर्सेप्स, ये तो इसका नाम है रोज, ROWE, ये इस इंस्ट्रूमेंट का नाम है। तो यू विल डैमेज द आई बॉल, नंबर 1। नंबर 2, इसको अगर कुछ लोग कहते हैं ना ऑर्बिटल फ्लोर फ्रैक्चर, ये राइट टर्मिनोलॉजी नहीं है। ऑर्बिटल फ्लोर फ्रैक्चर बेसिकली फ्लोर का फ्रैक्चर है, ये रिम का फ्रैक्चर हुआ है। ओके, फ्लोर का है या नहीं हमें नहीं पता, वो हमें CT स्कैन करके कंफर्म पता चलता है। ये हो क्या रहा है मैं आप लोगों को समझाता हूँ जरा। ओके, ये देखो, ये स्कल है पेशेंट का, ये ज़ाइगोमेटिक कॉम्प्लेक्स है। ज़ाइगोमेटिको फ्रंटल सूचर पे फ्रैक्चर हुआ है, इंफ्राऑर्बिटल रिम पे ज़ाइगोमेटिको मैक्सिलरी सूचर पे फ्रैक्चर है, ये इंट्राओरल फ्रैक्चर भी रन कर रहा होगा। ठीक है, ये ज़ाइगोमेटिक आर्च और बॉडी से ना ये मैसेटर मसल लगा हुआ है, ये अटैच हो रहा है नीचे जाके मैंडिबल के ऊपर, और ये पुल कर रहा है इसको नीचे की तरफ, जो ज़ाइगोमेटिक कॉम्प्लेक्स है। देखो आर्च फ्रैक्चर हुई हुई है ज़ाइगोमेटिको टेम्पोरल सूचर पे, आर्च की फ्रैक्चर हुई हुई है। ठीक है, अब इसको अगर बाहर निकालना है तो बाहर निकालने के लिए इसको बाहर नहीं निकाल सकते ना अनलेस वी गो अंडरनीथ द ज़ाइगोमेटिक कॉम्प्लेक्स, है ना। तो उसके लिए क्या करते हैं, फेस के थ्रू अगर जाएंगे ना डायरेक्टली इंसिजन देके, देखो ये इंसिजन दिया हुआ है, ये स्कल के ऊपर, ये टेम्पल के ऊपर इंसिजन दिया हुआ है। दिस इज द सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी, ये उसकी एंटीरियर ब्रांच है, ये उसकी मिडिल ब्रांच है। इन दोनों, सबसे पहले अगर आप लोग अपने टेम्पल पे सब लोग हाथ रखो, मैंने भी रखा हुआ है, इन फिंगर्स रखो टेम्पल पे ना, फिंगर्स रखो तुम लोग को एक इस जगह पे जाके ना 2 to 3 सेंटीमीटर एंटीरियर एंड सुपीरियर टू योर ईयर, आप लोग को ना बीट फील होगी। एक किसी को हुई है फील अभी तक? यस सर। ओके, ये जो बीट फील हो रही है ना, दिस इज द एंटीरियर ब्रांच। तो यू विल फील दिस एंड you will give an oblique incision, 2 to 2.5 centimeter oblique incision within the hairline, ताकि बाद में नजर भी ना आए।
ठीक है, मैं आगे जाके अप्रोच और डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन इंसिजन देके वी विल ओपन अप द स्किन सबक्यूटेनियस टिश्यू, द गेलिया एपोन्यूरोटिका जो है उसकी स्कैल्प की लेयर्स है सारी, वो लेयर्स खोल के जब ग्लिसनिंग लेयर ऑफ सुपरफिशियल टेम्पोरल फेशिया आएगा ना, उसके ऊपर से हम जाएंगे, उसके अंदर जाकर आर्च के नीचे से गुजरते हुए ज़ाइगोमैटिक कॉम्प्लेक्स को फील करके ऊपर की तरफ इसको पुल करेंगे। मैंने कभी ज़ाइगोमैटिक कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर किया है तो कभी कोई स्टूडेंट था, कोई आपके सीनियर्स थे शायद उस केस के अंदर जिसमें हमने किया था इस अप्रोच के थ्रू, किसी ने देखी हुई अप्रोच? नो सर। ओके ठीक है, ये आपके सीनियर्स थे जिसमें हमने ये वाली अप्रोच की थी। इसको पुल करेंगे ऊपर की तरफ और रिड्यूस हो जाएगा। ये करते क्यों है? ये आइसोलेटेड आर्च फ्रैक्चर्स है, मिनिमली डिस्प्लेस्ड। लेट्स से आर्च का फ्रैक्चर है, आर्च अंदर गई हुई है, उसको बाहर लाने का तरीका क्या है? वो यही तरीका है कि एक तरीका ही उसमें से ये है कि यू गिव एन इंसिजन इन द टेम्पल एरिया और वहां से आप एक डिवाइस लेकर जाएंगे और आप नीचे से आर्च को ऊपर की तरफ पुल करेंगे 2 to 3 सेंटीमीटर इन हेयरलाइन पैरेलल टू द एंटीरियर ब्रांच ऑफ द टेम्पोरल आर्टरी to and through superficial temporalis fascia. Rose elevator passed medial to arch for elevation in a sweeping upward and outward direction. Ironing out करते हैं, इस प्रोसेस का नाम होता है ironing out the arch अंदर की तरफ से। सबको समझ आ रही है? आसिल समझ आ गई? सर ये एक दफा दोबारा आना समझा देंगे गिलीज अप्रोच। आसिल समझ? आसिल का है, आसिल का है, आसिल का है, आसिल नहीं है ना? आसिल था लेकिन वेयर इज आसिल? सिबका समझ आ गई तुम्हें? सर अभी पार्टिसिपेंट्स में नहीं है आसिल। जी सर। हेलो हेलो। जी सर आ रही है समझ, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है। तुम्हारी आवाज मुझे आ रही है और मैं बड़ा खुश हूँ कि तुम्हें समझ आ गई है। देखो सर ये गिलीज अप्रोच एक दफा दोबारा बता दो यार, ये सर आवाज आपकी डिस्टॉर्ट हो रही है। सर आवाज सर कट रही आपकी है। आवाज आ रही है सही अपनी? नो सर। व्हाट? हेलो सर आवाज कट रही है आपकी बार बार। अच्छा अब आ रही है? सर अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक करें। यार मैं अब फ्लेक्स करने लगा हूँ, मेरे घर में फाइबर लगा है, आपको पता है? तुम लोग का इंटरनेट कनेक्शन चेक करो तुम लोग। एंड देयर इज नो प्रॉब्लम विद माय इंटरनेट। मैं सबसे पहले वही देखा था। सर बहुत एरिया में कैसे फाइबर आ रहा है? यस यही तो स्किल है, मुझसे पूछना मैं तुमको बताऊंगा। स्टॉर्म फाइबर लगाया मैंने। ठीक है सर, डन। यार मेरा इंटरनेट मतलब इस टाइम पे मैं मतलब आई जस्ट चेक, मेरा इंटरनेट बिल्कुल जबरदस्त है। अब आवाज मेरी आ रही, सही आ रही है आवाज? यस सर। यस सर जब आप पढ़ाने लगे, जब आप जब आपने पढ़ाने पढ़ाने लगे लगे आवाज नहीं आती। मैं समझ, जब कंडेंस होता थोड़ा सा। मैं समझ गया। गिलीज अप्रोच दोबारा से सुनो। पेशेंट ब्रांच है सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी की एंटीरियर ब्रांच, ठीक है? उसके अलोंग पैरेलल, इसको डैमेज नहीं करना। इसके अगर इस तरह कर देंगे, ऐसे इस डायरेक्शन में करेंगे तो ये वेसल कट जाएगी ना, तो वी विल डू एंट्रो पोस्टीरियरली ओब्लिकली एक इंसिजन देंगे और सुपरफिशियल टेम्पोरालिस फैशिया तक पहुंचेंगे, जो ग्लिसनिंग वाइट कलर का फैशिया होगा। उसके अंदर हम ये रोज एलिवेटर डालेंगे और डालने के बाद वी विल मीडियल चले जाएंगे ज़ाइगोमैटिक कॉम्प्लेक्स के नीचे जाके ना। बड़े मजे से फील होता है वो। मैं आप लोगों को ना एक इंशाल्लाह जब मिलेंगे तो आप लोगों को स्कल पे हमने ये चीजें बतानी है सारी, ठीक है? हमारी एक्सरसाइजेस के अंदर तो आपको मैं रोज एलिवेटर ला के ना स्कल के नीचे से ज़ाइगोमा उठा के दिखाऊंगा अभी। इसके इस तरीके से रोज एलिवेटर नीचे जाएगा एंड देन वी विल पुल इट अप आउटवर्ड इन एन आउटवर्ड
एंड अपवर्ड डायरेक्शन, और ये एकदम से स्नैप इन करके टक करके सीधा हो जाएगा, ज़ाइगोमा अपनी वापस जगह पे आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इंट्राओरल कीन्स अप्रोच। इंसिजन दिया मैक्सिलरी बक्कल साइनस के अंदर, और वहां से एलिवेटर को पास करके हम यहाँ से उठा देते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ से इंट्राओरल जाएंगे, इस जगह पे इंसिजन देंगे, इस जगह पे मैक्सिलरी वेस्टिब्यूल के अंदर, और एक एलिवेटर डाल के sir, जी say जो rose elevator है, ये I'm looking at it as a scissor, but how do you grab it? क्योंकि इसका सिर्फ एक हैंडल है ऊपर से, तो मैं आपको it's a little ये प्रेजेंटेशन में आगे जाके ना गिलीज अप्रोच और डिटेल में मैं आपको दिखाऊंगा मैं आपको। बेसिकली ये इस तरीके की एक चिमटा टाइप है यार एक, ठीक है। ओके, इसको पुल करते हैं ऊपर की तरफ, और ये बहुत मोटा होता है, और ये एक हाथ हम रखते हैं अपना नॉन डोमिनेंट हैंड से, हम इस वाले एरिया को इसको पकड़ते हैं, और डोमिनेंट हैंड के साथ इसको पकड़ते हैं, ठीक है। एंड विदाउट द जो स्कल है उसको फलक्रम बनाए बगैर इस पकड़ के ना ऊपर की तरफ पुल करते हैं, तो ये वाला जो हैंडल है जाहिर है इसके ऊपर जोर आता है और वो ऊपर उठा देता है बोन को। समझ आ गई? जी जी, ओके गुड। बस ये ऑनलाइन थोड़ा टीचिंग में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज यार करना पड़ेगा, इस तरीके से थोड़ा इमेजिनरी चीजें करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट इज द कैरल जेरार्ड स्क्रू। ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, तुम लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, हाउ विल यू मैनेज अ zygomatic complex, व्हाट आर द डिफरेंट ऑप्शंस ऑफ मैनेजिंग zygomatic complex फ्रैक्चर। फिर उसमें आप लोग बोलोगे डायरेक्ट अप्रोचेस, इनडायरेक्ट अप्रोचेस। डायरेक्ट अप्रोच क्या होती है वो अभी तक मैंने आपको नहीं पढ़ाई, इनडायरेक्ट अप्रोचेस पढ़ रहे हैं हम लोग। इनडायरेक्ट अप्रोच के अंदर पहली अप्रोच है गिलीज अप्रोच, ठीक है। नेक्स्ट है इंट्राओरल कीन्स अप्रोच। थर्ड अप्रोच होती है कैरल जेरार्ड स्क्रू। इसमें क्या करेंगे, एक स्टैब इंसिजन देंगे स्किन के ऊपर, ठीक है। एक स्टैब इंसिजन देंगे स्किन के ऊपर डायरेक्टली ओवर द ज़ाइगोमा, और वहां पे ना ये वाला स्क्रू लगा देंगे बॉडी ऑफ द ज़ाइगोमा में, ठीक है। ट्रांसकुटेनियस स्टैब इंसिजन देंगे, और जब वो अच्छी तरीके से स्क्रू पक्का टाइट हो जाएगा ना, तो स्क्रू लंबा सा स्क्रू होता है, उसको पकड़ के ना ज़ाइगोमा को हिला के एक पोजीशन पे लेके आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ, कोई बता सकता है, ये तो सारे ना मीजियली डिस्प्लेस्ड ज़ाइगोमैटिक कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर है, तो आप उनको पकड़ के बाहर खींच रहे हो ज़ाइगोमा को, और एक गिलीज अप्रोच के थ्रू रोज एलिवेटर के साथ ऊपर पुल कर रहे हो। मुझे बताओ अगर लैटरली डिस्प्लेस्ड ज़ाइगोमा फ्रैक्चर है उसको कैसे करेंगे रिड्यूस? सर बाहर से प्रेशर अप्लाई करेंगे। सर वो क्लोज्ड रिडक्शन करेंगे। ये भी सारी क्लोज रिडक्शन है बेटे, ये भी तो क्लोज रिडक्शन है सारी, ये तो स्टैब इंसिजन। सर फिक्सेशन कर सकते एक्सटर्नली? नहीं फिक्सेशन नहीं करेंगे, असद ने सही बोला है। सर इंट्राओरली नो असद ने, वी विल अप्लाई डायरेक्ट प्रेशर फ्रॉम द आउटसाइड, बाहर से 2-3 मुक्के मारेंगे वापस ठीक हो जाएगा, ज़ाइगोमा वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। सर तो वो प्रेशर के बाद वो कैसे एक जगह पे रहेगा? हमने यहाँ पे सर वो क्या पता मीडियली डिस्प्लेस हो जाए हम अगर बाहर से प्रेशर लगा। एग्जैक्टली, तुम लोग बिल्कुल सही कह रहे हो, इसलिए मैंने आधा जवाब दिया था ताकि तुम लोग आगे से सवाल करो। सर अंदर से भी फोर्स अप्लाई करेंगे? नहीं, मैं बताता हूँ, देखो जो जिस बच्ची ने कहा है ना कि सर लेकिन वो फिर वहां पे वो हिलता रहेगा, है ना, जो मतलब आप उसको अंदर तो कर देंगे लेकिन वो फिर वहां पे हिलता रहेगा। मैंने अभी ना फिक्सेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी हम लोग सिर्फ रिडक्शन की बात कर रहे हैं। अभी प्लेट को फिक्स करना है या नहीं करना अभी उस पे हम नहीं आए, ओके। अभी सिर्फ बात हो रही है हाउ विल यू रिड्यूस बैक द ज़ाइगोमा बैक टू इट्स प्लेस। बाद में हमने जो फ्रंटोज़ाइगोमैटिक सूचर पे हम इंसिजन देके वहां पे एक मिनी प्लेट लगाएं, वो फिक्स करने वाली बातें बाद में है, ओके। इंट्राओरली बक्कल सल्कस में इंसिजन देके वहां पे प्लेट लगाएं, वो अलग बातें, बाद की बातें। अभी फिलहाल सिर्फ बात हो रही है हाउ विल यू रिड्यूस इट। नेक्स्ट जो कह रहा है साद कि सर वो ये ना वो मीजियली डिस्प्लेस कर जाए, यार मीजियली डिस्प्लेस ना नॉर्मली फ्रैक्चर इस तरीके से नहीं करता, क्योंकि अगर वो लैटरली डिस्प्लेस हुआ है ना, इसका मतलब है कि जब आप उसको बैक इन पोजीशन स्लोली आहिस्ता आहिस्ता बैक इन पोजीशन लेकर आओगे ना, तो टू चेक वेदर इट हैज परफेक्टली रिड्यूस्ड और नॉट, आपने
मिनिमल एक्सेस इंसिजन दिए होते हैं, उसकी बात अभी हम आगे करेंगे, ठीक है। मैं अभी आपको फिर से बता रहा हूँ, अभी सिर्फ रिडक्शन की बात हो रही है, फिक्सेशन की बात नहीं हो रही है। जब रिड्यूस हो जाएगा ना, रिड्यूस करने के बाद वी विल सी के प्रॉपर रिड्यूस हुआ कि नहीं। उसके लिए हमने इंसिजन दिए होंगे, इंट्राओरल भी इंसिजन दिया होगा, आईब्रो के ऊपर इंसिजन दिया होगा देखने के लिए कि सही जगह पे रिड्यूस हो गया कि अगर मीजियल बहुत ज्यादा मीजियल चला गया फिर आपको करेक्ट करना है उसको दोबारा से, ओके। Next is the J-shaped bone hook. This is my favorite because it takes the minimum time and इसके ऊपर अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है ना तो ये बहुत ज़बरदस्त किस्म से आप कर लेते हैं इसको। मैं आप लोगों को ना अपने केसेस दिखाऊंगा, इसकी वीडियोस दिखाऊंगा अपने केसेस की, जिसमें ना आई यूज्ड J-shaped bone hook. ये bone hook है, इसमें you give a stab incision over here. ये देखो stab incision देंगे चीक की प्रोमिनेंस के थोड़ा सा नीचे, एंड देन हम एक बोन हुक लेकर जाएंगे और ट्रांसकुटेनियसली और ऊपर की तरफ पुल करेंगे, ठीक है, आउटवर्ड एंड अपवर्ड्स, और ताकि बोन वापस अपने रिड्यूस हो जाए। स्मॉल छोटा सा स्टैब इंसिजन होगा अप्रोक्सीमेटली 3 सेंटीमीटर बिलो द लैटरल कैंथस, ठीक है। और आखिरी चीज़ है टॉवल क्लिप। ये अच्छी चीज़ नहीं है, ये लिखी हुई है। टॉवल क्लिप होता है कि वो आप थ्रू द स्किन ज़ाइगोमा पकड़ के ना ऊपर करते हैं, बट इससे ना बहुत ज़्यादा चांसेस हैं फेशियल नर्व डैमेज के, इससे नहीं आप करते होते हैं, ये आप आजकल यूज़ नहीं होती। नेक्स्ट है जी सर्जिकल अप्रोचेज टू रिड्यूस ओपन रिडक्शन एंड डायरेक्ट इंटरनल फिक्सेशन के साथ। वो किस तरीके से होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात। अगर तुम लोग लिख रहे हो तो लिख लो, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा फिर तुम लोगों को जवाब देने का बहुत ज़बरदस्त तरीका बता रहा हूँ। इसके अंदर यू कैन राइट एंटीरियर इंसिजन्स, पोस्टीरियर इंसिजन्स, ठीक है। एक्सेस के लिए एंटीरियर इंसिजन कौन कौन से होंगे बताओ, वो बता सकता है? हेलो हेलो आईब्रो इंसिजन वेरी इंटीरियर में आएगी पे आईब्रो पे ना, जिसको बोलते हैं सुपीरियर ब्लेफरोप्लास्टी इंसिजन। इन नामों से परेशान ना होना, इन सब के तुम लोग चैंपियंस बन जाओगे। ये नाम मुझे बड़े मुश्किल लगते थे, आहिस्ता आहिस्ता तुमको सबको आ जाएंगे, तुम सबको इंशाल्लाह। Open direct internal fixation means कि we will open up the fracture, we will see the fracture with our eyes, we will reduce it with the help of certain instruments, and then we will fix it with the help of some hardware, some mini plate, ठीक है, या wires. डायरेक्ट एक्सेस एंटीरियरली कैसे ली जाती है? इंट्राओरल ली जा सकती है, वो भी एंटीरियर है, ठीक है। फ्रंटोजाइगोमेटिक सूचर के डायरेक्टली ऊपर इंसिजन दिया जा सकता है। ऑर्बिटल फ्लोर के ऊपर डायरेक्टली इंसिजन कैसे दिया जा सकता है? जो इंफ्रा ऑर्बिटल इंसिजन देके, इंफ्रा ऑर्बिटल रिम के ऊपर इंसिजन देके, ठीक है। ये देखो, ये है डायरेक्टली लैटरल आईब्रो के ऊपर इंसिजन दिया गया है। लैटरल शैफ्ट, जो लैटरल जो है ना, लैटरल 1/3 ऑफ द आईब्रो, उसमें पैरेलल टू द हेयर शैफ्ट्स हम एक इंसिजन देते हैं, ओपन अप करते हैं, बड़ा सामने ही ज़ाइगोमेटिको फ्रंटल सूचर होता है, उसको पकड़ के यहाँ पे इसको हल्का सा पुल करके नीचे आएंगे, इस सूचर पे फ्रैक्चर होगा, इन दोनों को रिड्यूस करेंगे और यहाँ पे एक 4 होल प्लेट लगा देंगे या 5 होल प्लेट लगा देंगे। ये देखो, ये है गिलीज टेम्पोरल अप्रोच के लिए इंसिजन है, ठीक है। दिस इज द क्रोज फुट इंसिजन। क्रोज फुट होता है जब आप हंसते हैं या ऐसे आंखें थोड़ी बंद करते हैं ना, तो एक रिंकल बनता है यहाँ पे हमारे, उसके अंदर भी इंसिजन दिया जा सकता है। मीडियल कैंथस में भी इंसिजन दिया जा सकता है, बट ये जब हमने ऑर्बिटल फ्लोर को रिपेयर करना हो, वरना नहीं। मीडियल आईब्रो पे भी इंसिजन दिया जाता है जब हम लोगों ने लैक्रिमल अपरेटस को रिपेयर करना हो, लैक्रिमल अपरेटस को इंजरी हुई है, उसको रिपेयर करना है, ठीक है। इंफ्रा ऑर्बिटल इंसिजन है, ये सब सिलेरी इंसिजन है, ब्लेफरोप्लास्टी कहते हैं। तुम लोग सुनते होगे सेलिब्रिटीज ब्लेफरोप्लास्टीज कराती हैं, अपना पेरी ऑर्बिटल फैट रिमूव करवाती हैं, सुना होगा आप लोगों ने कभी ब्लेफरोप्लास्टी। तो ये वो वाला इंसिजन है बेसिकली, इसके अंदर इंसिजन देते हैं लिड के ऊपर, आईलिड के ऊपर, वी ओपन इट अप एंड वी लैंड डायरेक्टली ओवर द बोन, उसको रिड्यूस किया और वहां पे फिर प्लेट लगा दी, ठीक है। फिर इसके अंदर, आंख के अंदर ट्रांस कंजक्टाइवल इंसिजन होता है। यार तुम लोग लिख रहे हो ना, आई होप इस तरीके से तुम लोगों को सारे याद होने चाहिए। ओके, ये देखो,
lateral below incision है, blepharoplasty incision है. This could be a superior blepharoplasty or an inferior blepharoplasty, यानी कि upper eyelid हो सकती है या lower eyelid हो सकती है. Infraciliary या subciliary incision हो सकता है ये very close to the eyelid का eyelid है जो margin eyelid का. Supratarsal fold के अंदर हो सकता है जो थोड़ा eyelid के अंदर ऊपर किसी fold में जाके crow's foot हो सकता है. And then there is the bicoronal or hemicoronal. This is the only posterior approach. Okay, this is called the posterior approach. Anterior ऊपर वाले सारे anterior है, ये posterior है. Bicoronal या hemicoronal. मैं अभी आपको दिखाता हूँ. Fixation कैसे करनी है? Non fixation कैसे करनी है? Undisplaced fracture है, कोई problem नहीं है सर, aesthetic या functional fix करने की जरूरत नहीं है. But अगर displaced fracture है, aesthetic problem है, तो you can fix it either at 1 point or 2 point or 3 points. ये decide कैसे करेंगे कि 1 point, 2 point, 3 point? ये decide ऐसे होगा depending upon the energy of the fracture. कितना ज़्यादा displaced है, कितना ज़्यादा टूटा हुआ है. CT scan पे आपको एक fracture नजर आ रहा है कि एक जगह पे suture बस break हुआ है, बस एक जगह fix करो. लेकिन अगर तुम लोग को नजर आ रहा है 3 जगह पे टूटा हुआ है, बहुत ज़्यादा displaced है, तो at least you will have to fix it at 2 points, but ideally it should be fixed at 3 points. अच्छा, देखो अब आप लोग थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा बात, थोड़ा सा आप लोग अपनी आंखें खोल लें. मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ आप लोगों को. देखो 4 आर्टिकुलेशंस है zygomatic कॉम्प्लेक्स की. ओके, 4 आर्टिकुलेशंस है. हम चारों जगह पे प्लेट लगा के फिक्स नहीं कर सकते बिकॉज दैट विल बी टू मच हार्डवेयर. पेशेंट को आयरन मैन नहीं बनाना. तो व्हाट वी विल डू इज कि हम कैसे करेंगे, कितनी जगह फिक्स करेंगे तो हमें कंफर्म हो जाएगा कि चारों जगह पे अब बिल्कुल सही रिडक्शन हो चुकी है. कितनी सर उसके जो है वो अल्टरनेट करके जो है वो लगा देंगे, जो सर्कमफ्रेंशियल पूरा वो अल्टरनेट मतलब कि सर 2 ऑपोजिट साइड्स पे. ऑपोजिट नहीं, जो ऑपोजिट ही कह रहे हैं वही लगा देंगे. सुनो देखो इसके बारे में बहुत खूबसूरत एक है एग्जाम्पल, वो मुझे बहुत पसंद है. वो एग्जाम्पल ये है, इफ द थ्री क्या कहेंगे यार उसको, if the 3 feet of a chair are on the ground, the 4th must be on the ground. Yes, if 2 feet of a chair are on the ground, the remaining 2 may or may not be on the ground. ये बात समझ आ गई सबको कि नहीं? जी सर आ गई. यस सर. यस, तुम लोग इमेजिन करो अगर एक चेयर के 2 पाँव जमीन पे हैं तो हो सकता है कि दूसरे वाले 2 हवा में हो. यू डोंट नो कि वो अभी हैं वो, लेकिन अगर 3 पाँव जमीन पे है तो चौथा हो ही नहीं सकता कि हवा में हो. ऐसी है. यस सर. तो वी विल फिक्स अ वेरी डिस्प्लेस्ड गंदा सा फ्रैक्चर एट 3 पॉइंट्स, ताकि तब हमें पता. और वो 4th पॉइंट कौन सा होता है? दैट इज द आर्टिकुलेशन विद द ग्रेटर विंग ऑफ स्फीनॉइड इन द ऑर्बिटल रिम, इन द ऑर्बिट खोल के नहीं हम चेक करेंगे रिडक्शन हुई या नहीं हुई. ठीक है, we will just fix at zygomatico-frontal suture, zygomatico-maxillary suture and zygomatico-maxillary buttress area in the oral cavity. ये 3 जगह फिक्स करेंगे and we are good to go. ओके, आर्च वाले एरिया को नॉर्मली फिक्स नहीं किया जाता. आर्च फ्रैक्चर में नॉर्मली उनको फिक्स नहीं किया जाता, उसके लिए एक्सटर्नल स्प्लिंटिंग की जाती है. वो मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे. अब ये देखो, हमने ये वाली बात से पहले हमने कर ली है कि जाइगोमा को हमने वेट करना है. अच्छा, अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सुनो. इंक्रीजिंग अमाउंट्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड कॉम्बिनेशन में रिक्वायर प्लेटिंग ऑफ लैटरल एंट्रम, ऑर्बिटल रिम, ZF suture एंड इवन द zygomatic आर्च. कभी कभी हमें 4th पॉइंट पे फिक्सेशन हम कर देते हैं, एक अलग पॉइंट zygomatic आर्च पे भी फिक्स कर देते हैं. One can wire the ZF, zygomatico-frontal suture, first to assist with reduction, then plate it after other areas are stabilized. ठीक है, इंसिजन दिया, zygomatic-frontal एरिया नजर आ रहा है. अच्छा, ये अगर आप लोग नोट करें ना तो ये क्या किया हुआ है, इंट्रा ओरली ये दांत नजर आ रहे हैं पेशेंट के. देखो इंट्रा ओरली बक्कल वेस्टिब्यूल में इंसिजन दे के ना
ये देखो फ्रैक्चर नजर आ रहा है, और इसके अंदर क्या किया है कि एक एल शेप्ड प्लेट लगाई है। ये मैक्सिला है और ये ज़ाइगोमा है, 2 स्क्रू यहाँ पे 2 स्क्रू यहाँ पे। ये पेशेंट की यहाँ पे नोज है, इधर इस तरफ यहाँ पे नोज है, हमें नजर नहीं आ रही है। ठीक है, आगे दिखा रहा हूँ तुम लोगों को। अच्छा, ये गिलीज अप्रोच है। एक दफा गिलीज अप्रोच जरा समझ लो। ये रोज एलिवेटर है, ठीक है, ये चिमटा सा, ठीक है। ये पेशेंट की हेयर लाइन को शेव किया, टेम्पोरल आर्टरी की इंटीरियर ब्रांच इस तरह जा रही है, ठीक है। उसके अलॉन्ग इंसिजन दिया 2 to 3 सेंटीमीटर का, ठीक है। ग्लिसनिंग वाइट जब हमें नजर आया टेम्पोरालिस फेशिया, उसके अंदर हैंडल का ये वाला एंड डाल दिया, ठीक है। एंड डालने के बाद ना जो असिस्टेंट है, ये देखो ये असिस्टेंट का हाथ है जिसने पेशेंट का सर को अच्छी तरीके से पकड़ा हुआ है, ठीक है। ये ऐसे करके डाला, नॉन डोमिनेंट हैंड के साथ ये वाला हैंडल पकड़ा, डोमिनेंट हैंड के साथ इसको ऊपर पुल किया। अब ये देखो ये ज़ाइगोमा नीचे गिरा हुआ है ना पेशेंट का, ये देखो ऊपर उठ गया। अब ये देखो ये ऊपर आ गया। ये कितनी नीचे गया हुआ था ना, ये उठ के ऊपर आ गया। नीचे गया हुआ था, ऊपर आ गया। सबको समझ आ गई? जी सर। मेरा प्रॉफ जो था ना, मेरा प्रॉफ जब मैं बच्चा था तुम लोगों की तरह का, तो मेरे एग्जाम में क्वेश्चन आया था एक्सप्लेन गिलीज अप्रोच फॉर मैनेजमेंट ऑफ ज़ाइगोमैटिक कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर, ठीक है। एंड उस टाइम पर मुझे क्योंकि कभी देखी भी नहीं थी, हमें तो पढ़ाई भी बड़ी मतलब बहुत स्पीड में पढ़ाई गई थी, इतनी ज़बरदस्त नहीं पढ़ाई गई थी कि मतलब हमें इंस्ट्रूमेंट भी दिखाया जाए और ये वो, हमें तो बस ऐसे ही पढ़ाई थी। तो वो बड़ी मुश्किल से मैंने एक्सप्लेन किया था। तुम लोग एक्सप्लेन कर लोगे अगर तुम लोगों को कहा जाए एक्सप्लेन गिलीज अप्रोच फॉर रिडक्शन ऑफ ज़ाइगोमैटिक कॉम्प्लेक्स? यस सर, मैं Yes, बताता हूँ sir. कैसे करोगे। यू कर विल लेंगे सर। say this is an approach for reduction of zygomatic co-maxillary complex fractures, especially medially and inferiorly displaced fractures. In this approach, we place a small 2 to 3 centimeter incision in a 45-degree fashion, running posteriorly to anteriorly in the temple along with the anterior branch of the superficial temporal artery. After giving the incision, we open up all the layers, and when we reach the superficial temporalis fascia, the glistening white, वो glistening white होता है, उसकी निशानी होती है, वो सफेद कलर का बड़ा खूबसूरत नजर आ रहा होता है। We will incise the glistening white fascia, उसको हल्का सा incision देके, and we will enter the rose disinfection forceps into the glistening white temporalis fascia. We will move downwards into the space below the zygomatic arch and zygomatic complex, and by applying pressure on the superior limb of the rose elevator, we will ask the assistant to stabilize the head and then pull it and iron out the zygomatic arch in a sweeping fashion anteriorly to posteriorly, so that we can reduce the zygomatic complex back to its normal position. When you hear a snapping sound, that will denote the fracture getting reduced perfectly into normal position. अब ये देखो, ये गिलीज रिडक्शन अगर आपने की है ना, और उसके बाद यूर प्लानिंग के सिर्फ आर्च को मैंने रिड्यूस कर लिया और अब मुझे कुछ उसको फिक्स करने की जरूरत नहीं है, वो अच्छा रिड्यूस हो गया है, तो फिर हम पेशेंट के ऊपर ना एक्सटर्नली ये स्प्लिंट दे देते हैं पेशेंट को। ये क्या किया गया, ये पेशेंट का ना एक ये जिस तरह एयरवे होती है एक ना, वो लगाया ऊपर और नीचे आर्च के और टेप के साथ जोड़ दिया और पेशेंट को कहा इस साइड पे आपने सोना नहीं है, ठीक है, वो हील कर जाएगा खुद ही वहाँ पे। 2 to 3 मंथ्स के बाद ये उतार दिया। अगली टेक्निक ये हो सकती है कि लेट्स से आपने रिड्यूस किया लेकिन आर्च इतनी लूज टूटी हुई है कि वो दोबारा नीचे चले जाती है, तो फिर आप क्या करेंगे, थ्रू द स्किन बड़े बड़े प्रोलीन सूचर्स आप लेके ना थ्रू द स्किन आर्च को पुल आउट करके ना बाहर से एक टंग डिप्रेसर रख के ना उसको ऊपर से सूचर कर देते हैं। सबको समझ आ गई? हेलो जी सर। असद को समझ आई और सबका समझ आ गई तुमको? सर मुझे नहीं आई। सर मुझे आ गई है। हेलो सिबगा सो गई? नहीं सर, उठी भी हो, बात कर रही हूँ सर। ओके ये देखो क्या करेंगे, हमने आर्च को रिड्यूस किया गिलीज अप्रोच के थ्रू, लेकिन आर्च स्टेबल नहीं
ठीक है सर आवाज डिस्टॉर्ट हो रही है। ओके आवाज ठीक है कुछ बेहतर है आवाज यस सर। ओके ओके बस लेक्चर खत्म करते हैं देखो जो गिलीज अप्रोच के थ्रू आर्च हमने रिड्यूस कर ली रिड्यूस करने के बाद द आर्च इज नॉट स्टेबल इनफ उसको कोई ना कोई टाइप ऑफ फिक्सेशन चाहिए बट अगर आर्च को फिक्स करना हो ना तो हम इंट्रा ओरली जाके नहीं कर सकते उसके लिए और फेस पे भी इंसिजन नहीं दे सकते तो वी हैव टू दिस अप्रोच दिस इज कॉल्ड द कोरोनल अप्रोच ठीक है कोरोनल अप्रोच होती है कि वी प्लेस एन इंसिजन ऑन द वर्टेक्स ये टॉप ऑफ द हेड पे एक इंसिजन देते हैं इस तरीके से और पूरा स्किन सबक्यूटेनियस टिश्यूज गेलिया पे न्यूरोटिका इन सबको पुल करके नीचे लाते हैं और यहाँ पे साइड आर्च एक्सपोज होती है अब इतनी बड़ी अप्रोच को अवॉइड करने के लिए ना ये देखो साइड से इस अप्रोच को देखो ये आर्च एक्सपोज हो गई है बहुत ये खतरनाक अप्रोच है ये न्यूरो सर्जरी में लोग करते होते हैं ठीक खोलने के बाद आर्च को रिड्यूस यहाँ पे प्लेट लगाना है अच्छा चलो अब यहाँ से थोड़ा सा गिलीज समझ लो गिलीज अप्रोच कैसे कर रहे थे हम यहाँ पे जब इंसिजन दे रहे हैं ना इधर इस जगह पे तो हम रोज इस आर्च के नीचे लेके जा रहे हैं आर्च और ज़ाइगोमेटिक कॉम्प्लेक्स के नीचे इस तरफ से जा रहे हैं नीचे और फिर पुल कर रहे हैं ओके अब आर्च को फिक्स करने के लिए इधर से प्लेट लगाना बहुत डिफिकल्ट होगा तो व्हाट वी विल डू इज थ्रू द स्किन इस वाली स्किन को ये स्किन इसके ऊपर होगी जब इस जगह पे लेट्स से यहाँ से सूचर नीडल गुजार के ना आर्च के नीचे से गुजारेंगे ब्लाइंडली एंड देन एंड वी पुल द ज़ाइगोमेटिक आर्च एक्सटर्नली बाहर की तरफ को पुल करेंगे सूचर लगा के इस तरीके से ये देखो ये सूचर लग के बाहर आए हुए और बाहर हमने ना एक स्टिक के साथ बांधे हुए नादिया समझ आई जी सर जी किरत समझ आई तुमको यस सर गुड ठीक है ये हमने इस तरीके से इसको फिक्स कर लिया अच्छा जी उसके बाद है सर्जिकल अप्रोचेज ओके हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ना अपनी सर्जिकल अप्रोचेज जरा डिटेल में करेंगे ये हेमी कोरोनल अप्रोच है लैटरल ब्रो है सब लेबियल अप्रोच है अभी मैंने तुम लोगों को जितनी भी टेक्निक्स बताई है ना थोड़ा उस पर परेशान नहीं होना कि यार ये पता नहीं ये कैसे होंगी बहुत ज़्यादा है ये भी हम सारी डिटेल में करेंगे ये देखो काफ़ी सारी चीज़ें हैं फिर मैं आप लोगों का क्लिनिकल ये जो केसेस हैं प्लेट्स के साथ दिखाऊंगा कैसे करते हैं अप्रोच कैसे की गई है ठीक है एंड कैसे क्लोज किया ये आर्च फ्रैक्चर को रिड्यूस कैसे किया है प्लेट्स कैसे लगी हैं ठीक है तो बाकी इतना बोरिंग नहीं है अभी तुम लोगों ने मुश्किल काम सारा कर लिया है इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट टाइम वी विल डिस्कस क्लिनिकली बाकी सारी चीज़ें ओके लेट्स डू दिस मैं आप लोग के ना अटेंडेंस ले रहा हूँ ओके मैं ये नोट कर रहा हूँ सर ये वीडियो काइंडली अपलोड कर दीजिएगा ओके 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 जी थैंक यू टेक केयर अल्लाह हाफिज कोई क्वेश्चन है किसी का सर जी तो ज़ाइगोमेटिक कॉम्प्लेक्स जब लैटरली डिस्प्लेस होगा और अगर वो रोटेटेड होगा तब तो हम नहीं करेंगे ना स्नैप उसको साइड से ये कौन लाइनें मार रहा है यार सर इनका हर लेक्चर का काम है ये अच्छा मुझसे एमन ने शायद सवाल पूछा है एमन फिर से बोलो क्वेश्चन सर ज़ाइगोमेटिक कॉम्प्लेक्स जब लेटरली जो है वो डिस्प्लेस कर जाएगा हाँ और अगर साथ में वो रोटेटेड भी होगा हाँ तो फिर तो हम बाहर से जो है वो नहीं करेंगे ना स्नैप उसे तो प्रेस नहीं करेंगे बाहर से जी देखो
वी विल एक्सपोज द फ्रैक्चर फ्रॉम ऑल साइड्स, ठीक है। अगर रोटेटेड भी है और लैटरली डिस्प्लेस्ड है, नॉर्मली zygomatic कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर्स आर मीडियली डिस्प्लेस्ड। अगर लैटरल डिस्प्लेस हो रहा है ना फ्रैक्चर, इसका मतलब है बहुत ज्यादा वैशी इंजरी थी, कोई पेशेंट की गाड़ी तो के ज़ाइगोमा को लैटरल खींचने वाली फोर्स तो क्या होगी, ऐसी फोर्स। सर आपकी आवाज कट रही है। आवाज आ रही है? जी अब आ रही है। अगर ज़ाइगोमा लैटरल आ रहा है ना, इसका मतलब है बहुत एक्सेसिव फोर्स यूज हुई है, बहुत ज्यादा, जो उसको चोट लगी है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर वी विल एक्सपोज द फ्रैक्चर एवरीवेयर। ये लैटरल आईब्रो पे भी अप्रोच एक्सपोज करेंगे फ्रंटो ज़ाइगोमैटिक सुचर, इंट्राओरली भी एक्सपोज करेंगे ज़ाइगोमैटिको मैक्सिलरी बटरस एरिया, और इंफ्राऑर्बिटल सबसिलियरी अप्रोच से ये भी इंफ्राऑर्बिटल रिम भी हम एक्सपोज करेंगे। उसके बाद फिर हम तीनों जगह जब हमारे सामने होंगी ना, देन वी विल डू रिडक्शन। बाहर से प्रेस करेंगे, किसी इंस्ट्रूमेंट के साथ बोन रिडक्शन फोर्सेप्स होते हैं, उसके साथ ज़ाइगोमा को पकड़ के अपनी पोजीशन पे लाएंगे। जब वो एक जगह बिल्कुल फिक्स हो जाएगा ना, फिर हम एक टेम्परेरी स्टेबलाइजेशन वायर के साथ करके फिर प्लेट्स लगा सकते हैं, ठीक है। ठीक हो गया सर। गुड। Sir, I'm a little confused about the position of the zygomatic bone. कि अगर laterally displaced हो या medially displaced हो, तो I'm just a little confused. ओके, मैं तुम्हें बताता हूँ। ये देखो यार, ये कांटे तो हटाए कोई। ये देखो, ये देखो, ये अभी कहीं पर भी डिस्प्लेस नहीं है, फ्रैक्चर ना दिया, ठीक है। ये फ्रैक्चर हुआ हुआ है, बोन अभी वहीं पे है, ठीक है। इस सेक्शन के अंदर देखो, इसके अंदर देखो, इट इज मीजियली डिस्प्लेस्ड। ये टूट के कितना अंदर आया है, देखो आया है। ओके जी इसको हमने जी, एरो है, इसको हमने बाहर लेके जाना है, ठीक है। ऑलराइट, ठीक है। अगर ये टूट के बाहर इधर पहुंचा होता ना, तो हमने इसको प्रेस करके अंदर लेके जाना होता, ताकि ये इस वाले कॉन्टूर में आ जाए, नॉर्मल कॉन्टूर में आ जाए। ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है सर जी। ओके, तो सबसिलियरी इंसिजन और ब्लेफरोप्लास्टी होती है, सेम थिंग है। उमैर, तुम्हारी आवाज कट रही है, क्या बोल रहे हो? सर मैं कहना चाह रहा हूँ कि सबसिलियरी इंसिजन और ब्लेफरोप्लास्टी इज द सेम थिंग। नो, ब्लेफरोप्लास्टी इज बेसिकली, अभी भी कट रही है आवाज? नहीं सही है। ब्लेफरोप्लास्टी इज बेसिकली अ टर्म यूज्ड फॉर द अप्रोच, कि हम थ्रू द आईलिड जाएंगे। सबसिलियरी इज बेसिकली 2 to 3 mm below the lid margin. Blepharoplasty incision can be anywhere on the lid, ठीक है। सबसिलियरी एग्जैक्टली लिड मार्जिन से 2-3 mm नीचे हम इंसिजन देते हैं, लेकिन ब्लेफरोप्लास्टी में कहीं पर भी दे सकते हैं along the eyelid, ठीक है। थोड़ा फर्क है। अच्छा सही। तो जब हम कहें कि अपर ब्लेफरोप्लास्टी है, इसका क्या मतलब है? अपर ब्लेफरोप्लास्टी का मतलब है थ्रू द अपर आईलिड, लोअर ब्लेफरोप्लास्टी का मतलब है थ्रू द लोअर आईलिड। और लेटरल ब्लेफरोप्लास्टी, लेटरल ऑफ द आई। लेटरल, एग्जैक्टली। कल आपने बताया था लेटरल। ठीक है। वो था लेटरल कैथोटोमी, वो डिफरेंट चीज है। लेटरल ब्लेफरोप्लास्टी नहीं होती, क्योंकि जो ब्लेफ का क्या मतलब है? ब्लेफ का मतलब है आईलिड, ब्लेफ का मतलब है आईलिड, ठीक है। तो ब्लेफ, ओके ठीक है। ऊपर होता है ब्लेफ, ऊपर वाली आईलिड होती है, लोअर नीचे, और ब्लेफ या नीचे होता है, लोअर आईलिड होती है। सिर्फ 2 आईलिड्स है। वो जो मैं बताया था ना कल, वो था लेटरल कैंथोटोमी, वो लेटरल कैंथस को कट करके अंदर गए थे सीधा, ठीक है। सही, ओके, गुड लक। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़। सर तो जो ये सबसिलियरी इंसिजन है, ये फिर ट्रांसकंजक्टिवल इंसिजन के उसमें आते हैं, हेडिंग में आते हैं? नहीं,
ये नहीं, उसमें नहीं आएंगे। ट्रांस ये सारे आएंगे इंफ्रा ऑर्बिटल इंसिजन्स के अंदर आएंगे। इंफ्रा ओके ठीक है ठीक है। ट्रांस कंजक्टिवल इज व्हेन यू एंटर विद इन द आई के अंदर से वो मैं इंसिजन तुम लोग को पढ़ाता हूँ नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। इंसिजन हमारे नेक्स्ट। यस सर प्लीज टाइम, क्योंकि समझ से इतना नहीं आई। वैसे भी वीडियो में देखूंगा एक दो दफा तब समझ आएगी जाके, ये रिकॉर्डिंग जो है आज के लेक्चर की। यू थैंक यू सर। तुमने बुक खोल ली मैं नीलिमा के अंदर यू विल फाइंड वेरी गुड पिक्चर्स ऑफ सबसिलियरी अप्रोच एंड ऑर्बिटल अप्रोच, ट्रांसकंजक्टिवल अप्रोच, और ये तुम पढ़ोगे और फिर हमें समझाओगे नेक्स्ट लेक्चर में ऑन मंडे इंशाल्लाह। ठीक है सर आपने जो ना जे हुक बताया था, तो won't that further fracture the zygomatic bone अगर हम उसे पुल करेंगे outwards? नो वो बोन के अंदर इंगेज हो जाता है, उसकी ये बहुत शार्प इंगेज हो जाती है एंड इट इज एक्चुअली अ वेरी गुड इंस्ट्रूमेंट। वो नहीं करता फ्रैक्चर, वो बड़ा अच्छा उसको रिड्यूस करता होता है बैक इन द पोजीशन। ठीक है, ओके सर। सर एक क्वेश्चन है, ये जितना आपने पढ़ाया है सर, ये काइलीज फ्रैक्चर ऑफ द मिडिल थर्ड ऑफ द फेशियल स्केलेटन, सर इसमें बहुत कम दिया हुआ है ये सारा कुछ, तो ये नीलिमा से करें सारा का सारा ज़ाइगोमैटिक वाला? यार मंडे को एक काम करते हैं, मंडे को ना मैं नीलिमा खोलूंगा यहाँ पे, ठीक है, और पूरी क्लास को ना मैं बताऊंगा कि नीलिमा में कौन कौन से चैप्टर्स करने हैं और कौन से छोड़ देने हैं। ठीक है, मंडे को ना सर, क्योंकि सर ये काइलीज के अंदर बहुत कम लिखा हुआ है सर, जितना आपने पढ़ाया है सारे नोट्स बनाने पड़े हैं, ये कुछ भी नहीं लिखा होता नीलिमा में, इसमें काइलीज में। एग्जैक्टली। तो नीलिमा से कैसे करना है, क्या चीजें करनी है, मैं तुम लोगों को ना इंशाल्लाह मंडे को पहले नीलिमा डिस्कस करेंगे, हम लोग कंटेम्पररी नीलिमा ये सारी बुक्स डिस्कस करेंगे। ठीक है मंडे को। ठीक हो गया। थैंक यू सर।